दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख है 10 अक्टूबर और हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तथा कल यानी 9 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो जो सबसे पहला समाचार चर्चा में है वह अफगानिस्तान में भूकंप से को लेकर के है। यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यह भूकंप का कहाँ पर आया, इसका सेंटर कहाँ पर था, तो ये था हेरात प्रांत में। कितनी तीव्रता का भूकंप था, तो 6.3 तीव्रता का यह भूकंप था। यहाँ से पूछा जा सकता है। भूकंप किस में नापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पर नापा जाता है, रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। कौन सा यंत्र इसको नापता है, तो सिस्मोग्राफ नापता है। ये सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन रिवीजन के लिए कुछ और देख लेते हैं कि पूछा जाता है कि भूकंप क्यों आता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हमें पता चलता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है यह बताती है कि धरती की जो ऊपरी सतह है वह धरती की ऊपरी सतह के नीचे 7 बड़ी प्लेटें हैं। कितनी बड़ी प्लेटें हैं? 7 बड़ी प्लेटें हैं तथा अनेक छोटी प्लेटें हैं। अब यह प्लेटें जो है महासागरीय प्लेट भी हो सकती है और द्वीपीय प्लेट भी हो सकती है, 2 भागों में बांटी जाती है। तथा कुछ छोटी प्लेटें हैं, ये आपस में टकराती रहती हैं, चलती रहती हैं, स्थिर नहीं हैं। तो इनके संचलन के कारण, इनकी टकराहट के कारण क्या आता है, धरती पर भूकंप आते हैं, झटके आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो टूट फूट होती है उसकी वजह से। तो और क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इनकी तरंगों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं। तो जब भूकंप आता है तो वहाँ से 3 तरह के तरंगें निकलती हैं। तो सबसे पहले जो तरंग निकलती है उसको प्राथमिक तरंगें, उसके बाद जो तरंगें निकलती हैं द्वितीयक तरंगें। तथा प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें जब सतह पर आती हैं तो यह सतही तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसे लॉन्ग वेव कहा जाता है। तो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्ग वेव आप लोग याद रखेंगे। सबसे तीव्र कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा तीव्र प्राथमिक तरंगें होती हैं। इनसे कम तीव्रता सेकेंडरी की होगी तथा इनसे कम तीव्रता सतही तरंगों की होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? यल तरंगें होती हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है सतह पर आकर के इनकी, इस वजह से। अब देखें, पूछा जाता है कि इन तरंगों की जो प्राथमिक तरंगें होती हैं इनकी दिशा क्या होती है, तो इनकी दिशा अनुदैर्घ्य होती है। यानी जो धरती में कण हैं छोटे छोटे, जब वो इस तरंग की यानी की वजह से जब वो आपस में कंपन करते हैं तो उनके कंपन की दिशा में इसकी दिशा होती है। जिस दिशा में वो कंपन कर रहे होते हैं उसके समानांतर इनकी गति होती है प्राथमिक तरंगों की। द्वितीयक तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। यह इनकी दिशा तथा कणों के कंपन की दिशा अलग अलग होती है। अब देखें, जो सतही तरंगें होती हैं यह जो सतह पर आकर के प्राथमिक और द्वितीयक का परिवर्तित रूप होती हैं। ये दोनों तरह की गति कर सकती हैं। अब यहाँ से प्रश्न आगे पूछा जाता है कि किसमें ये चलती हैं। तो प्राथमिक तरंगें ठोस और द्रव दोनों में चलती हैं। द्वितीयक तरंगें केवल और केवल ठोस में चलती हैं, द्रव में नहीं चल सकती। इसी के कारण बता पाया गया कि यह संभव हो पाया कि जो धरती का कोर है, क्रोड है, वह द्रव से बना हुआ है। जो एल तरंगें हैं इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस में गति करती हैं, तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति करती हैं एल तरंगें। तो ये रहा भूकंप के बारे में कुछ जानकारी। और अब इस अफ़गानिस्तान के बारे में थोड़ा सा देख लें तो इस समय यहाँ जो लोकतांत्रिक सरकार है उसे हटा करके चरमपंथी संगठन तालिबान का शासन यहाँ पर है। इसकी सीमाओं की बात करें तो भारत से भी इसकी सीमा मिलती है, ये फैक्ट याद रखिएगा। हालांकि यह इलाका अब जहाँ से भारत की सीमा मिलती है वह किसके कब्जे में है? वह पाकिस्तान के कब्जे में है। कौन सी सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच विभाजन की बात की जाती, किस सीमा रेखा के द्वारा? डोरंड रेखा किस गवर्नर जनरल के समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, तो वो गवर्नर जनरल लैंसडाउन था। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी सीमा किस किस देश से लगती है, तो उत्तर की तरफ 3 तान याद रख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, TUT। और पश्चिम की तरफ इसकी सीमा ईरान से लगती है, दक्षिण पूर्व की तरफ पाकिस्तान से लगती है। तो
ये रहा अफ़गानिस्तान के बारे में जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हम आगे चलें अगले समाचार की तरफ, तो वो है 19वें एशियाई खेलों का समापन। तो फिर से एक बार देखें तो यह कहाँ पर हुए थे, हांगझाऊ में हुए थे। हांगझाऊ कहाँ पर है, चीन का पूर्व में स्थित एक शहर है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत कितने पदक पाया, तो कुल 107 पदक पाया। 107 में 28 स्वर्ण है और इससे 10 ज़्यादा 38 जो है रजत है, ये याद कर लीजिएगा। 41 कांस्य पदक है। कौन समापन खेलों में भारतीय ध्वजवाहक था, तो ये ध्वजवाहक थे जो हॉकी टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, ये समापन खेलों में ध्वजवाहक थे। जब उद्घाटन समारोह हो रहा था तो तब कौन ध्वजवाहक था, तब इसके ध्वजवाहक थे लवलीना जो मुक्केबाज हैं, और हॉकी टीम के जो कप्तान हैं उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। ये थे शुरुआत के उद्घाटन खेलों के ध्वजवाहक। कहाँ पर यह समापन हुआ, तो ये बिग लोटस स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। यह कौन सी संस्था यह रिपोर्ट जारी करती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यह संस्था जारी करती है NSO। पहले एक संस्था हुआ करती थी, उसका नाम था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो यह और एक और संस्था होती थी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को मिला करके अब एक संस्था बना दिया गया, उसका नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब यही संस्था इसको जारी करती है। भारत सरकार का जो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय है उसके अधीन यह आता है। तो ये क्या काम करता है, ये पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे यह बताता है कि भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है तथा कितने लोग रोजगार में है, इसको बताता है। साथ ही हमें यह जान लेना है कि यह क्या क्या काम, कैसे कैसे ये आंकड़ा निकालता है। तो यह दो तरह की बात करता है, एक तो वार्षिक आधार पर भी यह रिपोर्ट आती है तथा आवधिक स्तर पर यानी समय समय पर तिमाही आधार पर शहरी क्षेत्रों के लिए भी यह रिपोर्ट आती है। तो इस समय जो रिपोर्ट आई है वह अप्रैल से जून की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की दर है, दर शब्द पर ध्यान केंद्रित करिएगा कि वह रेट की जो बात करता है वह कम हो गई है। कम होकर कितनी कम हुई है, तो 6.6% की उसमें कमी आई है। अब ये बेरोजगारी दर तो कम हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसमें जो है इस वार्षिक आधार पर अप्रैल से जून 2022 की तुलना में अप्रैल से जून 2023 की तुलना की बात करें तो देखिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, 48.8%। तो ये जब पिछले वर्ष की तुलना करेंगे तो तब इसमें बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन इस तिमाही में इसके पिछले तिमाही के आधार पर कमी आई है। साथ ही इसमें कुछ और जानने वाली चीज़ें हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि यह किस आधार पर रिपोर्ट निकालती है। तो एक शब्द है कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, यानी कि अगर सप्ताह में किसी भी दिन, सप्ताह के अगर प्रत्येक दिन बात करें तो हर एक दिन में अगर आपको 1 घंटे से कम का काम मिला है तो यह मानता है कि आप बेरोजगार हैं। अगर 1 से 4 घंटे का काम मिला है तो माना जाता है कि आप आधे दिन का काम किए हैं। 4 घंटे से ज़्यादा का काम मिला है तो माना जाता है कि आप पूरे दिन का काम किए हैं। इस तरह से 3 स्थितियों की बात की जाती है, जैसे दैनिक प्रस्थिति की बात की जाती है, साप्ताहिक प्रस्थिति की बात की जाती है और वार्षिक प्रस्थिति की बात की जाती है। तो दैनिक प्रस्थिति का मतलब कि जिस दिन यह रिपोर्ट आ रही है उसके एक दिन पहले देखेंगे कि क्या स्थिति है, रोजगार मिला कि नहीं। इसी तरह से सप्ताह का मैंने बताया है, तो इसी तरह से वार्षिक का भी निकाला जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि यह जो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट है यह किस आधार पर निकाली गई है, तो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर निकाली गई है। CWS करेंट वीकली स्टेटस के आधार पर यह रिपोर्ट निकाली गई है। क्या क्या आंकड़े होते हैं रोजगार के या बेरोजगारी के,
तो कुछ उसको भी समझ लेते हैं। जैसे एक तो यह तीन चार चीज़ों की बात करता है। श्रम बल भागीदारी दर निकालने की बात करता है, यानी श्रम बल में कितने लोगों की भागीदारी है, यानी जनसंख्या में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं और काम करने की तलाश कर रहे हैं, जिनको काम चाहिए। तो श्रम बल भागीदारी इस आधार पर निकाला जाता है। नीचे होगी जनसंख्या और इसमें देखा जाएगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं और काम की तलाश कर रहे हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात निकाला जाता है कितने लोग नौकरी कर रहे हैं तथा जनसंख्या में इनका अनुपात कितना है। इसी तरह से बेरोजगारी दर कैसे निकाली जाती है? तो श्रम बल में कितने लोग बेरोजगार हैं, यानी अगर हम इसे अनुपात में देखें तो नीचे श्रम बल हो जाएगा, ऊपर कितने लोग बेरोजगार हैं। तो इसकी बात करता है कि श्रम बल में कितने लोग बेरोजगार हैं। इस आधार पर यह बेरोजगारी दर निकाली जाती है। अब आगे चलें तो पूछा जाता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है अर्थशास्त्र के नोबेल को लेकर के। किसे इस बार का मिला है? तो इस बार में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अब तक जो अर्थशास्त्र का नोबेल है तीसरी ऐसी महिला हैं जिनको मिला है। इसके पहले 2 और महिलाओं को मिल चुका है। ये कौन सी संस्था देती है? तो नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में इसका जिक्र नहीं था अर्थशास्त्र के नोबेल का। इसको जो स्विट्जरलैंड की स्वीडन की केंद्रीय बैंक है उसका नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक। कौन सा बैंक? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। यह बैंक यह नोबेल पुरस्कार देती है और 1968 से यह पुरस्कार देना शुरू हुआ है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र में क्या ऐसा काम किया? तो ये पिछले 200 वर्षों के आंकड़ों की समीक्षा करती हैं और उससे एक निष्कर्ष निकालती हैं कि किस तरह से जो है श्रम बल में जो महिलाओं की भागीदारी है वह घटती बढ़ती रही है, कि देश तो विकसित होते रहे लेकिन महिला श्रम बल में उनके अधिकार उनको अच्छी तरह से नहीं मिले। तो इसका मतलब यह है, अंग्रेजी में इसके लिए जो टर्म प्रयोग किया गया वह वर्क प्लेस जेंडर गैप की बात करता है, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को श्रम बल में भागीदारी उतना नहीं मिल पाई है। तो प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं, तो आप सब ये याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना नए ध्वज को स्वीकार की है। हम देखिए इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, समाप्त भी हो गया, 75 साल आज़ादी के पूरे हो गए। तो प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात की। उस पंचप्रण में कहा गया, ये पंचप्रण है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का। इस पंचप्रण में कहा गया कि भारत को गुलामी का बोध कराने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे मुक्त होना है। पिछले वर्ष नौसेना ने अपना नया ध्वज अपनाया था और इस वर्ष जो है 8 अक्टूबर को जब वायुसेना दिवस मनाया गया तो वायुसेना ने अपना यह नया ध्वज अपना लिया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। मोबाइल फ़ोन निर्यात के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधे तो नहीं आएगा, फिर भी आप याद रखेंगे कि लिखते समय कि भारत में मोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब मेंस के प्रश्नों में कि इस समय जब हम इस वित्त वर्ष की बात करें तो अगस्त तक, इस वित्त वर्ष में जो 2023-24 वाला चल रहा है, इस वित्त वर्ष में अगस्त तक दुगना हो गया है इसका निर्यात और वह 5.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एक योजना पूछी जा सकती है PLI स्कीम। तो PLI स्कीम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य, इसका पहले फुल फॉर्म समझें फिर उद्देश्य समझेंगे। तो यह है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब यह है कि इस योजना में उत्पादन के आधार पर सरकार के द्वारा कंपनियों को, विनिर्माण कंपनियों को प्रोत्साहन दिया गया, यानी कुछ छूट दी गई, इनको टारगेट दिया गया कि अगर इसके इतना उत्पादन आप कर लेते हैं तो इसके ऊपर के जो निर्यात होंगे उस पर हम कर कम कर देंगे या आपको इतने की सब्सिडी दी जाएगी।
तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, ये और भी बढ़ाई गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर तक के लिए भी लाई गई। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप ये जानें कि क्या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है। तो इन सब योजनाओं का यह प्रभाव रहा कि मोबाइल फ़ोन का उत्पादन और निर्यात बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री जी फ्रांस और इटली की यात्रा पर हैं, तो यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। तो जो फ्रांस है वह भारत के साथ इसके रक्षा संबंध बहुत मजबूत हैं। फ्रांस के साथ हमारे जो संबंध है, देखिए हम यहाँ से राफेल विमान लेकर के आए हैं। भारत में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है, यह फ्रांस के ही सहयोग से हम कर रहे हैं। भारत में जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, यानी जो हमारी सेनाएं हैं रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को लॉजिस्टिक्स आपूर्ति की सेवाएं आपूर्ति में सहयोग देने की बात करती हैं। आतंकवाद पर भारत और फ्रांस का एक मत है। तो भारत और फ्रांस के बीच जो रक्षा संबंध है वो मजबूत हैं, और रक्षा मंत्री जी वहाँ और फ्रांस पर और इटली के भी रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे, तथा फ्रांस में जो एक भारत और फ्रांस के बीच रक्षा वार्ता चलेगी उसमें भागीदारी करेंगे। कुछ और प्रश्न देखें तो पूछा जा सकता है कि शक्ति अभ्यास क्या है। तो भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच अभ्यास किया जाता है। गरुड़ अभ्यास क्या है, तो गरुड़ भारत और भारत की वायुसेना, तो गरुड़ उड़ता है तो वायुसेना से संबंध हो गया, इसे याद कर लीजिए। वरुण सैन्य अभ्यास का क्या मतलब है, तो ये भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच किया जाता है। और वरुण पानी वानी के देवता से संबंधित है, तो ये याद कर लीजिए। तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। इटली से भी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इटली में भी प्रधानमंत्री यहाँ से रक्षा सहयोग में बातें करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री कौन है, तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन हैं। ये सब आप याद रखेंगे। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक का सम्मेलन होने वाला है, इससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ये गलत टाइप हुआ है, तो IORA एक संस्था है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। यह हिंद महासागर के तटों पर बसे देशों का संगठन है। इसमें कितने सदस्य देश हैं, इसमें कुल 23 सदस्य देश हैं। सबसे लास्ट में अभी फ्रांस इसका सदस्य बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस क्यों सदस्य बना है, तो फ्रांस के बहुत छोटे छोटे द्वीप वगैरह हिंद महासागर में हैं। हिंद महासागर के क्षेत्र में यह जो संगठन बनाया गया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये देखिए हिंद महासागर में जो व्यापार है वह आसानी से हो सके, सुगमता से हो सके, वहाँ पर समुद्री व्यापार की सुरक्षा हो, इसमें निवेश लाया जाए, ब्लू इकोनॉमी की आज बात की जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए यह जो संगठन है यह मंत्री स्तरीय बैठक करता है। इसकी जो मंत्री स्तरीय, इसके जो सारे मंत्री विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक की जानी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये अब की बार की जो बैठक हो रही है 23 वाली, वह कहाँ पर हो रही है, तो वह हो रही है श्रीलंका के कोलंबो में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में और देखें तो यह कब स्थापित हुआ, यही सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो इस संगठन की स्थापना 1997 में हुई थी। यह एक तरह का अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये महत्वपूर्ण था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। आगे हम चलें तो पुष्कर मेला आप सब जानते ही होंगे कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये राजस्थान के अजमेर में मनाया जाता है। इस बार ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो देसी प्रजाति के बैल और गाय हैं उनको लेकर के बहुत सारे खेलों के आयोजन होने हैं। ऊंट का आयोजन तो होता ही है, तो ये महत्वपूर्ण है। कहाँ पर होता है, राजस्थान में। कुछ और फैक्ट के रूप में देखें, अभी भारत और सऊदी अरब के बीच बहुत समझौते हुए, 3 समझौते हुए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन से लेकर के क्षेत्र में समझौता हुआ,
ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के समझौता हुआ और सप्लाई चेन में समझौता हुआ। तो इसका उत्तर क्या है? सऊदी अरब। किस देश के साथ किया? सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब की लोकेशन आप मैप में देख लीजिए, तो ये है अरेबियन सागर। अरेबियन सागर में सऊदी अरब के पश्चिम में है लाल सागर, इसके पूरब की तरफ है द गल्फ़, इसको पर्सियन गल्फ़ भी कहा जाता है, दूसरा नाम द गल्फ़ भी है। तो ये है अरब का प्रायद्वीप, जिसमें यह सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है। और आगे चलें तो अब एक प्रश्न लास्ट में और देख लें। वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल डे मनाया गया, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल डे। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी की बात करता है, तो इसलिए यह पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।